सॉल्व कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, चलो जल्दी बताओ पहले का राइट आंसर क्या है, आप खुद बताओ। है ए है या डी है? ए है या डी है? ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था? ग्रिफिथ टेलर में से। सबको पता है ग्रिफिथ टेलर में से आया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है आउटर जोन, बाह्य कटिबंध। ठीक है, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं? निग्रेटो। अब निग्रेटो है ही नहीं है, फिर कौन आएगा? निग्रो। क्लियर दैट से? तो राइट आंसर क्या है? ए। क्लियर बेटा? अगर निग्रेटो होता तो राइट आंसर कौन होता? निग्रेटो होता। अगला, नवीनतम से प्राचीनतम प्रतिनिधि लोग है, नए से पुराने लोग। ए देखो आप, याकूत, बुशमैन और एस्किमो। गड़बड़ हो गई ना? याकूत तो ठीक था, लेकिन लास्ट में जाते जाते कौन आ गया? एस्किमो आ गया। वेदा, माओरी, गोल्डी। गोल्डी करो इसे, गाल्डी को गोल्डी करो। वेदा, माओरी और गोल्डी। अगर ये होता बेटा प्राचीनतम से नवीनतम, तो ये राइट हो जाता। उल्टा होता ना क्वेश्चन, तो ये राइट हो जाता। इन तीनों में सबसे पुराने कौन है? वेदा लोग, श्रीलंका के। फिर माओरी। अब आता है तीसरा, पापुआ, सेमांग एंड मसाई। जाते जाते कौन दे दिया? मसाई दे दिया। गड़बड़ कर दी। मसाई मेडिटेरियन और निग्रो का मिश्रण है। ठीक है, तो न तो ये ज्यादा मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं है, तो बिल्कुल नए नहीं है, न मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती से थोड़ा सा पहले है, यानी मेडिटेरियन से थोड़े सा पहले। विश्व की सबसे लंबी जनजाति ट्राइब्स कौन सी है? मसाई है। ठीक है, सबसे लंबे लोग कौन से हैं? मसाई। इन मसाई लोगों में लंबाई किसके गुण मिली है? वो मेडिटेरियन से। ठीक है, और इनका जबड़ा बाहर निकला हुआ है मसाई लोगों का, प्लस इनका नासिका जो घातांक है वो ज्यादा है। क्लियर? तो इनमें निग्रो और निग्रेटो के गुण भी है और प्लस मेडिटेरियंस के भी है। क्लियर? तो ये देखो मिडिल टाइम से पहले की कंडीशन है, थोड़ी सी पहले की, यानी प्रोटोस्टेलाइड और मेडिटेरियन के बीच की कंडीशन है। कौन सा? मसाई। अब इसका राइट आंसर सब समझ गए होंगे, क्या होगा? डी, स्लाव, माओरी और पिग्मी। स्लाव, स्लाव लोग ध्यान दें, काकेसाइड और नॉर्डिक के बीच के हैं। ठीक है, हाँ, काकेसाइड और नॉर्डिक के बीच के हैं। माओरी लोग ये प्रोटोस्टेलाइड में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से निग्रो के बीच के। फिर आता पिग्मी, पिग्मी सबसे प्राचीनतम है। क्लियर? तो राइट आंसर डी। मतलब ये तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन किस प्रकार का है? क्लियर कर लोगे ना? तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है 3 व 4 को, सेवाएं व व्यापार को। अगला सवाल, चौथा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे सवाल को देखो और सही जानकारी बताओ, राइट आंसर क्या है इसका? चौथे का राइट आंसर क्या है? आराम से देखो, चौथे के चौथे पार्ट को देखो। है बेटा? चौथे के चौथे पार्ट को देख के बताओ एक बार। चौथे के चौथे पार्ट को पढ़ो। भिन्न भिन्न प्रजातियों में जनसंख्या वृद्धि, इसका क्या लेना देना है? इसमें तो छांट का नियम भी लागू नहीं हो रहा। क्लियर? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ए। जलवायु परिवर्तन, ये तो बेसिक फंडामेंटल है। हाँ, विकास के कारण है, जलवायु प्रजातियों के डेवलपमेंट के कारण है। मतलब ध्यान दो, मूल रूप से पैदा मध्य एशिया में हुए, ठीक है, उससे माइग्रेट होते गए। ठीक है, तो उनके मूल गुण किस किस कारण चेंज हुए? तो क्लाइमेट के कारण। तो क्लाइमेट तो बेसिक और फंडामेंटल है। ग्रंथि रसों द्वारा परिवर्तन, प्रवास द्वारा प्रजातियों का संकर होना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? और समझने के लिए इस बच्चे ने सही बोला है। इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार और नीचे लिख लो कि मानव प्रजातियों में भिन्नता के कारण है। तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बात एक ही है,
भिन्नता का कारण, इट मीन्स मानव प्रजातियों के विकास का कारण। बहुत सी दफा अपन क्या है, उसके मेन जो क्वेश्चन है ना, उसके शब्दों से उसका सही अर्थ नहीं निकाल पाते। हाँ, अब ये आ गया। अब अर्थ, अब इसको पढ़ के देखो, इस क्वेश्चन को, इसको लिखने के बाद में आप पढ़ के देखो कि मानव प्रजातियों में भिन्नता के कारण है, तो जलवायु तो है ही है। आ गया समझ में? बात वही थी। अगला, नील नदी की घाटी के क्षेत्र में कौन रहते हैं? फेल्ला लोग रहते हैं, सभी को आता है। एस्किमो कहाँ के निवासी है? कनाडा के निवासी है। किर्गिज घुमक्कड़ी जनजाति का संबंध किस स्थान से है? तो किर्गिज कहाँ है भाई? किर्गिज कहाँ है? ठीक है, तारिम बेसिन के नदर्न वेस्टर्न पार्ट से लेकर मध्य एशिया में बाल्कस झील से लेकर तजाकिस्तान पामीर की घाट के उत्तर तक कौन पहले है? किर्गिज। निम्न में से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रियाकलाप में शामिल की जाती है? चतुर्थक में, वेरी गुड, सूचना, इंफॉर्मेशन एंड अनुसंधान एंड डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। अब आओ चलो एनु। एनु कहां के? जापान, माओरी न्यूजीलैंड, और बिंदिबू पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में निवास करते हैं लोग, और पापुआ न्यू गिनी। तो राइट आंसर क्या है इसमें? बी। सर्वभक्षी की श्रेणी में किस जनजाति के लोग आते हैं? बुशमैन आते हैं, सिंपल वे में। बुशमैन का चावल किसे कहते हैं? चलो वेरी गुड। बोर्निया में रहने वाले पिग्मियों को क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से सुनो, इस 11वें में ये तो बिल्कुल राइट आंसर है, पूनन। कौन है? पूनन। अब इसको छोड़ो, 11वें में पूनन, पापुआ और वेद्दा, इन तीनों के आगे लिखो निग्रेटो प्लस निग्रो। ये निग्रेटो और निग्रो का रिप्रेजेंटेशन करने वाली ट्राइब्स है, निग्रेटो और निग्रो। रेड इंडियन को छोड़ के, रेड इंडियन, हाँ बेटा, है बेटा। देखो ध्यान से सुनो, मैं बोलने वाला ही था कि इसका सेकंड आंसर क्या होगा? पिग्मी होगा। ठीक है, पहली प्रायोरिटी लेकिन बुशमैन है। कौन से है? बुशमैन। बात तो मैंने क्या कहा था, सही है, लेकिन ध्यान दो, फिर आप ये दुआई दोगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। सौरभक्षी की श्रेणी में सवाल पूछा गया और पिग्मी को राइट माना गया, सॉरी बुशमैन को राइट माना गया। क्लियर? बोल तो जाओ बच्चों, फीडबैक दे दिया करो वापस। ये एक सामान्य क्वेश्चन है और इसमें राइट आंसर बुशमैन के अलावा पिग्मी भी है, बट पहले आंसर किसको सही माना गया? बुशमैन को माना गया है। क्लियर? ये वही घटनाक्रम है। कौन सा घटनाक्रम? कि ध्यान दें, पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? कौन है भाई? अभी आएंगे 3-4 क्वेश्चन। इसमें अलग अलग स्ट्रीम देखी जाती है और कैसे आंसर दिया गया है, कैसे पूछा गया है, आगे अपन इस पर खूब डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच की कंडीशन है, देखो ध्यान से सुनो वापस, प्रजातियां और जनजातियों के प्रजातियों के निर्धारण के कोई 100% मापदंड नहीं है। आगे लिख आए होंगे क्वेश्चन कि इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन से मापदंड है, आउटर में कौन कौन से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य संकल्पना हाइपोथेसिस दी जाती है। इसीलिए मैंने मतलब बिल्कुल सही कहा, पहले क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाना चाहिए, पहले सवाल में राइट आंसर क्या है? निग्रो। अब मैं ये कह रहा हूं निग्रो भी नहीं होता तो फिर किसको करते? ऑस्ट्रेलियाइड को करते। आगे समझ में? क्या कहां पहुंच गए थे बेटा अपन? 11 नंबर। अच्छा, 12वें नंबर का क्वेश्चन, वृक्षों पर 11वें में पूनन सही है, बिल्कुल 100% सही है। वृक्षों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? पिग्मी करती है। हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो करती है। माउपाक इनकी शिकार की पद्धति है। एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ की लेखक कौन है? फ्रेडरिक वेटजेल है। आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व के किस महाद्वीप में मिलती है? अफ्रीका में मिलती है। अफ्रीदिस, ये पूछा जा सकता है, पाकिस्तान की है। ये कहां की है? पाकिस्तान की। शाहिद अफरीदी,
चलो, जुलू, जुलू कहाँ है? नेटाल, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। माओरी न्यूजीलैंड और माया मैक्सिको, हांडुरास, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, कोलंबिया। कौन सी? माया सिविलाइजेशन। दक्षिणी अफ्रीका के डच मूल के निवासियों को क्या कहा जाता है? बोअर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोअर्स। पशुपालक है ये ज्यादातर। क्या है? पशुपालक। 16वें में ऑप्शन बताया ही नहीं बेटा मैंने, से इसका राइट आंसर 16वें में। अगला क्वेश्चन है 18। कौन सा कथन बुशमैन जनजाति के विषय में सत्य है? यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है, सही है क्या? आर्किटेक्ट व भोजन संग्राहक जनजाति है। चलिए सभी सही है, डी राइट आंसर है। हाँ, सुमेलित युग्म चुने। सुमेलित युग्म चुने। एस्किमो। तो अमेजन बेसिन में कौन सी ट्राइब है? जल्दी बताओ। बोरो। और पिग्मी। तो इरावदी बेसिन में कोई ट्राइब्स नहीं है। इरावदी बेसिन में कोई ट्राइब्स नहीं है। और सारा में कौन से लोग हैं? तुरेग। कौन से लोग हैं? तुरेग, तुरेग है। सारा में कौन सी ट्राइब्स है? तुरेग। ये विश्व की एकमात्र जनजाति है तुरेग जो सारा बताता है, मार्ग बताती है। ठीक है, पथ प्रदर्शक ट्राइब्स कहा जाता है इसे। मार्ग बताती है कारवाओं को। एकमात्र ट्राइब्स है बेटा जो ध्यान ने मार्ग बताती है। कौन सी? तुरेग। आगे चले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एस्किमो। एस्किमो कहां रहते हैं? कनाडा, वेरी गुड। इन्यूट, एस्किमो। मसाई। मसाई कहां? केन्या। वैसे तंजानिया और केन्या दोनों को बॉर्डर आ जाता है। चलो ठीक है। बद्दू, सऊदी अरब, रुआला बद्दू, ठीक है। बुशमैन। बुशमैन का बोत्सवाना। कर लिया इसमें, राइट आंसर क्या है इसमें? बी। फुटकर व्यापार किस वर्ग की आर्थिक क्रिया है? तृतीयक। तीसरी है बेटा रिटेल ट्रेड। और व्यापारी तीसरी है। फुटकर व्यापार क्या होता है? व्यापारी तीसरी है। फुटकर व्यापार को छोड़ो, व्यापार पे फोकस करो तो व्यापार भी तीसरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग है। क्लियर, वेरी गुड। स्वर्ण कोलर व्यवसाय का संबंध है पंचम। मैंने क्या कहा था आते ही कि आप लोगों ने इसमें गारंटी के साथ कह रहा हूं 100+ पहुंच गए होंगे। और पेपर भी ऐसे ही आएगा। आप एक बार रिक्वेस्ट ली है, हार्टली रिक्वेस्ट है, शायद सर तो करते नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूं, इन पेपरों को रिपीट कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आएंगे क्योंकि आगे और भी एग्जाम है। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? इतने सारे या इतने सारे? इतने सारे। चलो आगे लिखो। आगे, संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? फेब्रे ने किया था। बिल्कुल सही आंसर है ना? थैंक यू, धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सुमेलित नहीं है? बोमेन पॉसिबिलिटीज में, हम्बोल्ट पर्यावरणवादी थे, सही बात है। ग्रिफिथ टेलर नवनियतिवाद और डिमांजिया, ठीक है, संभववादी था। अगला क्वेश्चन, मानव की प्रजातियों के वितरण जॉन्स एंड स्ट्राटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? टेलर ने किया। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आ सकता है सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र मंगोलियाड प्रजाति का है? सह देख के देखो, सह, सी। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ये क्वेश्चन डिलीट होगा। 27वां सही है क्या? 27वां क्वेश्चन सही है क्या? इसमें राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है 27वें में? बी। अब इसमें पहले क्या था? देखो ध्यान से सुनो। 27वें में पहले जो सी था, सी में यहां लिखा हुआ था पूर्वी यूरोप। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा, पूर्वी यूरोप के तो थोड़ा बहुत सही माना जा सकता है। पूछो क्यों? बेटा उसमें दक्षिणी पूर्वी यूरोप यानी स्लाव लोगों की बात कर दी अपन ने। मैकेंडर पढ़ाया था ना मैंने,
तो वहां तो स्लाव यूक्रेनिस लोग रहते हैं जो ये युद्ध कर रहे हैं। इनमें क्या है, ध्यान दो, छापामार युद्ध पद्धति चल रही है। और ये युद्ध कुछ नहीं है बेटा, सीधी सीधी है कि पूंजीवाद यानी पूंजीपति लड़वा रहे हैं, सारा काम पूंजीपतियों का है। और यहाँ स्लाव लोग है और इसके ऊपर जर्मन लोग है। तो राइट आंसर 27वें में क्या है बेटा, बी। ठीक है, लेकिन यदि ध्यान दें स में इस दक्षिणी शब्द को हटा दो तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। क्लियर बेटा, दक्षिणी शब्द को हटा दो तो क्यों, क्योंकि इसमें सेमोइड्स आ जाएंगे फिर, लैप्स एंड सेमोइड्स। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28, अभिप्रेत प्रवासियों का स्वदेश लौटना जिस प्रकार का स्थानांतरण होता है वह है प्रतिगमन प्रव्रजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है, पर्यावरण भूगोल। क्योंकि मानव भूगोल पर्यावरण व मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन है, इसलिए नहीं है वो। संभववाद के स्थान पर प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था, OH के स्पेट ने। ठीक है, अगला इसी क्रम में, प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने दिया, जेलेंस्की ने। ये सवाल तो शायद पिछली बार आया, पिछले से पिछली बार आया हुआ है ये। अगला, प्रकृति आदेशात्मक नहीं वह अनुमति बोधक है। ब्लास है, ब्रुन्स है, ब्रुन्स है, जीन ब्रुन्स है। प्रकृति आदेशात्मक नहीं वह अनुमति बोधक है, जीन ब्रुन्स। ब्लास क्यों होगा भाई, सेंटेंस अलग अलग लिखाए थे मैंने तीनों के, क्या हुआ। तो लूशियन फेवरे भी है फिर तो, जीन ब्रुन्स ही इसका राइट आंसर। कौन सा है, जीन ब्रुन्स। मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जीन ब्रुन्स ने। निम्नलिखित में से कौन जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है। अब इसकी जगह देश पूछ लेते तो कोई ना कोई अफ्रीकन देश दिया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, अगर कंट्री पूछ ली जाती यहां लाइक दिस, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया, तो नाइजीरिया, नॉर्वे, तो किसको टिक करते हैं फिर, नाइजीरिया को। किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है कहलाता है मानव विकास। क्या कहलाता है, मानव विकास। आप सोच रहे हो 35वें का आंसर क्यों नहीं बोला, कितनी बार बोले इसको 36वां मानव विकास। ठीक है, बी। वो सर से डिस्कशन करना फिर। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधार। सतत विकास कहां से होगा, वो तो पर्यावरण के रिगार्डिंग है। मैं हंस रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्या बोल रहे हो आप। सतत विकास तो पर्यावरण, सतत विकास का मतलब क्या होता है कि अरावली को खनन होने से रोक दो। वो एक अलवर में एक संत महाराज एक्सपायर हो गए, आत्महत्या कर ली थी ना, की थी ना, और उन्होंने माइनिंग एरिया को बंद करवाया। सतत विकास का मतलब होता है कि भविष्य में इन संसाधनों को अगली पीढ़ियों के लिए छोड़ा जाए, ये सतत विकास है। और यहां तो लाइन ही कुछ बेटा मेरा राम, नींद निकाल के जाना। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है मानव विकास है। क्वेश्चन नंबर 37, द्वितीय क्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेकेंडरी जो गतिविधियां हैं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीय क्रियाएं परिवहन एवं संचार सेवा उद्योग से संबंधित है, तो तृतीयक है, सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बी। बर्टलैंड रिपोर्ट है। अब बोलो मेरा नाम बेटा, अब बोलो सतत विकास। हाँ बेटा ये गड़बड़ कर देते, सही नहीं है और सही है, इसमें नींद निकाल के जाना, एक ही इसका रामबाण इलाज है, नींद निकाल के जाना। निम्न में से कौन संभववाद का समर्थक नहीं है, वेरी गुड, राउल ब्लैचार्ड,
पॉल विडाल डी ब्लास, जीन ब्रुन्स। किसका गलत गया ये? क्यों? यही तो है, ये गड़बड़ करके आओगे और गधे और घोड़ों को एक ही रेस में दौड़वाओगे। एस्किमो है, कौन है भाई एस्किमो? ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहां आ जाता रेड इंडियंस है, मंगोलियाड सही है। अब ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको बेटा। जब रेड इंडियंस ऊपर थे कनाडा में, क्योंकि आए कहां से थे? बेरिंग जल संधि से, मध्य एशिया से रेड इंडियंस अमेरिका के भी। रेड इंडियंस कहां रहते हैं? रोकीज के नीचे, प्रेरीज में। रेड इंडियंस कहां रहते हैं? रोकीज के नीचे, प्रेरीज में। क्लियर? और अपन ने सीमाएं पढ़ते हैं तब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के लिए अपन क्या कहते हैं कि यहां ध्यान दें, किसी जमाने में, रिचर्ड आर्सन पढ़ाया था ना मैंने, तब मैंने क्या बताया था कि यहां किसी जमाने में शिकारी घुमा करते थे, शिकारी घुमा करते थे। जो जो डेवलपमेंट हुआ त्यों त्यों ध्यान दें सीमाओं का डेवलपमेंट, यानी उस क्षेत्र का विकास हुआ, और विकास होने के बाद वह सीमा डिसाइड की गई। तो रेड इंडियंस मध्य एशिया, सॉरी मध्य यूएसए में रहते हैं और कनाडा की सीमा पर रहते हैं। आए कहां से? बेरिंग जल संधि से आए। और अब ध्यान से सुनना, आप ही के लिए कह रहा हूं ये सेंटेंस, कि वो आए तो मंगोलियाड यानी मध्य एशिया से, और मंगोलियाड बन के आए, और वो जो एस्किमो के रूप में वहीं रह गए, कुछ चूकची के रूप में रह गए, और कुछ नीचे कनाडा में आके इन्यूट बन गए, और कुछ जो नीचे आए जो रेड इंडियन बन गए। उनका रंग पहले पीला था, फिर श्वेत हुआ और अब लाल है। लेकिन उनकी नाक छोटी सी है, सॉरी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी नाक है, आंखें तिरछी है, नाक छोटी सी है, और ये खोपड़ी चौड़ी है, ये खोपड़ी चौड़ी है, नाक छोटी है, और बाल सीधे हैं। तो उनकी ये जो स्थलाकृति, और दूसरी बात है ये जो है पार्ट, ये अंदर धसा हुआ है, ठीक है। इस आधार पे जो स्ट्रक्चर है, इस आधार पर ऊंचाई ज्यादा नहीं है, कद ज्यादा नहीं है, इस आधार पे इनको मंगोलियाड में सम्मिलित किया जाता है। जबकि रंग देखें अपन तो ये तो बिल्कुल निग्रो निग्रेटो की ओर चले गए। अतः ध्यान दें वापस, वो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिसमें एबेसद चारों थे, और उसी में पहला क्या था? जलवायु था ना, कि प्रजातियों में भिन्नता का कारक है। अब उनकी शारीरिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल मंगोलियाड से मिलती है, बट रंग जलवायु के कारण चेंज हो गया। किसके कारण? जलवायु के कारण। और इनको फिर ब्लास ने क्या कहा? लाल लोग। ब्लास कहता है ना कि यूरोप के लोग श्वेत वर्ण के हैं, एशिया के लोग ध्यान दें पीले वर्ण के हैं, और अमेरिकन लोग लाल वर्ण के, और अफ्रीकन लोग काले वर्ण के। आगे आएगा शायद एक क्वेश्चन, आएगा आएगा 100% आएगा। कहां पहुंच गए अपन? 40 पे पहुंच गए। अगला क्वेश्चन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की, ये बार बार आ रही है भैया, आएगी एग्जाम में, हंटिंगटन। 40 में एस्किमो किससे है? मंगोलियाड्स। 41 एल्सवर्थ हंटिंगटन। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक में आपने राइट आंसर क्या किया था? एक में निग्रो। और मैं आपको आज इस मंच से 100% लिख के दे रहा हूं, कह रहा हूं 100% कि ये क्वेश्चन आएगा, कि नाक चौड़ा, आंखें लंबी तिरछी, ऐसा एक सवाल जरूर आएगा। हर पेपर में आया एक सवाल, और इस बार भी आएगा। अतः इस क्वेश्चन को वापस देखो और पहले से कंपैरिजन करो। ऊनी छल्लेदार बाल, गोल सिर, इसको गोला करो। इसको गोल सिर को, न तो इसमें लंबा सिर है बेटा और न चौड़ा सिर है। कौन सा सिर है? गोल सिर। ऊनी और छल्लेदार बाल, तो अपने आप क्या आ जाएगा? निग्रेटो, निग्रो एंड ऑस्ट्रेलियाइड, ठीक है। बट आगे देखो एक विशेषता आ रही है, गोल सिर। गोल सिर बेटा निग्रेटो और निग्रो का तो हो ही नहीं सकता, उनके तो लंबे होते हैं। बचा कौन? ऑस्ट्रेलियाइड। क्लियर? आगे चौड़े चपटे नाक, तो तीनों के चौड़े चपटे नाक होते हैं, लेकिन मोटे चौड़े चपटे नाक सबसे ज्यादा किसके होते हैं? निग्रेटो और निग्रो के। ऑस्ट्रेलियाइड के थोड़े से कम होते हैं, बट यहां बिल्कुल फिट है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पहली विशेषता ज्यादा काम कर रही है। कौन सा? गोल सिर। और ध्यान दें यहां की ये जो टुड्डी है, ये बाहर उभरी हुई, ये बाहर निकला हुआ, नथुना बाहर निकला हुआ, ठीक है, उभरे हुए जबड़े, तो ये किसकी विशेषता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड की। क्या हुआ? कैसे? देखो याद, इधर देखो मेरी तरफ, सिंपल है, मेरी तरफ देखो, मिक्स मत करो। 7 प्रजातियां,
सात में से पहली तीन, ठीक है, याद रखना, बाढ़, ऊन जैसे, ठीक है। और ध्यान दो सबसे पहली कौन सी, निग्रेटो, उसका बहुत ज्यादा निकला हुआ, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियाइड या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, सॉरी ऑस्ट्रेलियाइड, उसका थोड़ा सा कम निकला हुआ। लेकिन इसके बाद मेडिटेरियन आएगी, उसका मामूली सा निकला हुआ होता है, और उसके बाद तो सब अंदर दबे हुए होते हैं ये, ठीक है। बालों में सबसे पहले ऊनी और छल्लेदार, बाद में बाल कैसे हो जाएंगे, लहरदार, फिर बाद में बाल कैसे हो जाएंगे, सीधे। और पहले में देखो आंखें मोटी, लाइक यू, ठीक है, आंखें मोटी, खुली हुई फुल, निग्रेटो एंड निग्रो, ऑस्ट्रेलियाइड। और ध्यान दे जो ही मंगोलियाड में आएंगे, आंखें पतली और तिरछी, क्लियर, आंखें पतली और तिरछी। निग्रेटो की बात आएगी तो नाटे ही नाटे हैं, और मंगोलियार्ड्स भी नाटे ही नाटे हैं। मेडिटेरियन बिल्कुल बीच की है, सात है ना, सात प्रजातियां, उसमें सबसे बीच की कौन सी है, मेडिटेरियन। तो सबसे ज्यादा लंबे कौन है, मेडिटेरियन है, ठीक है। तो सिंपल वे में वो इंडेक्स को एक दो बार देखना, अपने आप सही हो जाएगा। कहां तक पहुंचे अपन, हाँ, तो 42 में क्या लिखा, ए। इसमें बेटा राइट आंसर निग्रेटो भी आ सकता था, बट राइट आंसर को रोक किसने दिया, निग्रेटो को गोल सिर ने रोक दिया, ठीक है। इसकी जगह ये होता पतला सिर, तो ये निग्रेटो हो जाता। इंडोनेशिया की पिग्मी कहलाते हैं, आते हैं तो किसमें आते हैं, निग्रोइड में, बेटा निग्रोइड में भी आते हैं और ऑस्ट्रेलियाइड में भी आते हैं, लेकिन यहाँ राइट ज्यादा बेटर कौन होगा, निग्रोइड। गलत क्या बात है, पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, और कोई नियम तो है नहीं। आप ये तो कह सकते हो ना कि मेरियाना एक गर्त है, लेकिन थॉट और ह्यूमन ज्योग्राफी में तो क्या है बेटा, तीन में तुक्के हैं। एक संख्यों की संकल्पनाएं, नियम का है, नियम होते तो अपन यहाँ सही बात करते कि क्षोभ मंडल में ध्यान दें ये गैसों का स्ट्रक्चर है, इतनी हाइट है, इतनी ऊंचाई। फिजिकल ज्योग्राफी में कोई डाटा चेंज होता है क्या, नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है, थॉट और ह्यूमन ज्योग्राफी देती है, क्योंकि इसमें डाटा चेंज होता है, क्योंकि नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा बच्चों, 44, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं, चारों ही है बेटा, चारों ही है। अब ये सवाल क्या था, जनसंख्या वितरण। अब यहां एक क्वेश्चन यहां आ जाए, जनसंख्या बसाओ, वितरण को हटाओ और ह्यूमन सेटलमेंट लिख दो, मानव बस्तियां, मानव बसाओ, तो भी ये चारों कारण सही है, ठीक है, आराम से देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। जब दो समय अंतरालों के बीच जन्मदर मृत्यु दर से अधिक हो तो वह जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तीसरे को देखो कैसे, किसने कहा सही है, उसमें देखो प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ, माइग्रेशन तो आया ही नहीं इसमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, तीनों ही है, वेरी गुड। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, चिंता मत करो, और जो तुम्हें आते हैं उनमें टिपिकल आएंगे। प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं गंतव्य स्थान कहलाता है, कहलाता है क्या, लोग गमन करते हैं, गंतव्य तो वो होता है जहां पहुंचते हैं। वह स्थान जिसमें लोग आगमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, नहीं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, इमिग्रेशन। सही है बेटा, इसमें राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है, दोनों ही करते हैं, राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। तो एक ऐसा सवाल पहले भी तो आया था। आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व की किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका। कहां पहुंच गए बेटा? 50 में। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? अच्छा, मानव भूगोल के सिद्धांत, ये चारों ही है बेटा। अंतर संबंधों का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, चारों ही है। किस विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? रेडजेल को। कौन सा शास्त्र मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। कौन सी शाखा मानव भूगोल की है? मनुष्य की जीवन शैली, उसकी सभ्यता, ब्लास, जीवन शैली। ठीक है, जेनरे डी वाई, जेनरे डी वाई, जीवन शैली, मनुष्य की जीवन शैली उसकी सभ्यता का दर्पण एवं प्रतिफल होती है, ब्लास। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अल्प अवधि की आर्थिक क्रिया कहलाती है? कौन सा है? खनन होगा या संग्रहण होगा? एक मिनट है, हाँ। देखो ध्यान से सुनो, जावर माला बंद हो गई ना जावर। लेकिन जावर क्षेत्र में जो कथोड़ी लोग रहते हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। राणा लाखा के टाइम में भी काम करते थे। ठीक है, राणा लाखा के टाइम में भी कथोड़ी ट्राइब थी और वो लोग वहां कत्था कलेक्ट कर रहे हैं ना। और आज जावर बंद हो चुका कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ मोचिया और बरोड़ से प्रोडक्शन हो रहा है। तो ध्यान दें, खनन ऐसी प्रक्रिया है जो बंद हो सकती है, बाकी संग्रहण जो प्रक्रिया है वो नियत चलती है। तो यहां राइट आंसर क्या है? खनन। क्या कर दिया आपने? खनन ही होगा इसका, क्योंकि खनन प्रोसेस बंद हो सकता है। मैंने एक शानदार उदाहरण आपको बताया कथोड़ी ट्राइब्स का। ये ध्यान दो, राणा लाखा के टाइम में चलती थी ना जावर की खान, इतिहास में पढ़ा ना आप लोगों ने। लाखा के टाइम में शुरू की गई थी जावर की, और यहां से चांदी निकाली जाती थी। क्लियर? तो ध्यान दें, ये खान आज की तारीख में बंद हो गई, लेकिन उसी एरिया में जो कथोड़ी ट्राइब्स है वो कत्था कलेक्ट उस समय भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करेगी। राजस्थान में वन संग्रहण उपज मंडी कहां स्थापित है बेटा? राजस्थान में वन संग्रहण उपज मंडी कहां है? उदयपुर में है। कहां है? सवीना। ठीक है, उदयपुर सवीना, एक ही मंडी है राजस्थान में। है वन उपज संग्रहण मंडी एकमात्र राजस्थान सरकार की है, सवीना उदयपुर। योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को किस विद्वान ने प्रोत्साहित किया? दिया किसने था? हर्बर्ट स्पेंसर। प्राकृतिक शक्तियों के आगे मनुष्य निष्क्रिय, तुच्छ एवं महत्वहीन है, निश्चयवाद। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति में अरस्तु ने कौन सा तथ्य नहीं बताया? तो ध्यान दें, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में मानव बसाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। तो बोला था बेटा, उष्ण कटिबंध में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, गलत है। राइट आंसर क्या है? डी। सैंपल किसकी स्टूडेंट थी? वेरी गुड। 56 में रेड जेल। प्रकृति एक परामर्शदाता से अधिक कभी नहीं होती। कौन है? ब्लास। प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है, यह कथन किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? संभववाद का प्रतिपादन नहीं करता। नवनिश्चयवाद का। बोले संभववाद का प्रतिपादन नहीं करता, नवनिश्चयवाद का। क्लियर? अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था साहब।
इसे रुको और जाओ नियतिवाद भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। नव नियतिवाद निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच की अवधारणा है। टेलर के अनुसार मनुष्य प्रकृति द्वारा निश्चित किए गए नियंत्रणों की उपेक्षा कर सकता है, तो डी इसमें राइट आंसर हो गया। रुको और जाओ निश्चयवाद क्यों नहीं कहते? हाँ हाँ कहते हैं इसे। रुको और जाओ निश्चयवाद मतलब क्या हो गया? नव निश्चयवाद। स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म। और उसी को क्या कहेंगे? नियो डेटर्मिनिज्म। हाँ हाँ तो मैं कह रहा हूं ना, रुको और जाओ निश्चयवाद का मतलब क्या हो गया? नव निश्चयवाद। रुक, अच्छा एक बात बताओ, निश्चयवाद, एक मिनट, निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, ठीक है, पर्यावरण सब कुछ है, ये बातें हुई थी, ठीक है। फिर उसी में से एक पार्ट बाहर निकला, और बाहर निकलते ही ध्यान दें उसमें यह कहा गया कि प्रकृति आदेश देती है, सॉरी नियम बताती है, अपने खुद के रूल बताती है, किसको? मानव को। और मानव उन रूल का फॉलो करके और आगे बढ़ सकता है। अतः मानव को रुकना, सोचना और फिर जाना निश्चयवाद, यानी निश्चयवाद का निकला हुआ पार्ट है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और फिर भी देखो इसमें डी तो बिल्कुल ही गलत है, डी तो सफाई गलत है। प्रजाति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक जैविक विचारधारा है, सही है क्या बेटा? ये जेनेटिक संकल्पना है। दूसरा, एक प्रजाति के लोगों में शारीरिक समानता पाई जाती है, सही है क्या? बोलो। तो बाइचिंग बूटिया और अपन लोग एक जैसे ही है क्या? नहीं है। क्या वो अपनी प्रजाति का है क्या? नहीं है। इसका अर्थ किसी सामाजिक सांस्कृतिक वर्ग से होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। सी किसका है? जनजाति का। तो राइट आंसर क्या है इसमें बेटा? सी। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ग्रिफिथ टेलर। प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण बाह्य है? कर लोगे ना, ये आ सकता है सवाल। त्वचा का रंग बाहर से देखकर, ठीक है, काले गोरे का भेद नहीं। प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए कौन सा शारीरिक लक्षण आंतरिक है? हड्डियां। कौन सा है? हड्डियां। तो 20 का राइट आंसर है। पिग्मी प्रजाति के लोगों के कद की ऊंचाई 144 सेंटीमीटर होती है। विश्व के सबसे नाटे लोग हैं, बट एबेसडे में 144 नहीं है। एबेसडे में तो 144 का है, नहीं है। अब आपको इन चारों में से सही करना है, तो किसको करोगे फिर? आ गया समझ में? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए। विश्व के सबसे नाटे लोग कौन से हैं? पिग्मी। इनकी लंबाई कितनी होती है? 144 सेंटीमीटर। बट 144 तो एबेसडे में है ही नहीं। क्लियर दैट्स। अगला, किस प्रजाति के लोगों का शिरस्य सूचकांक 75 से कम होता है? शिरस्य सूचकांक याद रखना बेटा, 75 से कम मतलब पतले पतले सर वाले, लंबे सर वाले। अरे वो तो करवा दिया, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको तो समझो कि शिरस्य सूचकांक 75 से कम होता है तो पतले सर वाले लोग आते हैं, ठीक है, यूं चौड़े नहीं आते। आपने उसको देखा क्रिस गेल को, देखा ना, सपाट आगे की ओर, क्लियर, सपाट एंड आगे की ओर, क्लियर। तो उसका शिरस्य सूचकांक कम है। अब ध्यान से सुनो, आपने किसी जापानी को देखा है क्या? उसका सिर यहां से दबा हुआ, यहां से दबा हुआ और यहां से निकला हुआ, यानी उसका चौड़ा सिर है। चौड़े सर पर शिरस्य सूचकांक ज्यादा होता है और पतले सर पर शिरस्य सूचकांक कम होता है। आगे समझ में? बोल तो जाओ। राइट आंसर क्या होगा? सबको पता है, तुर्क, क्योंकि ये तीन तो एक जैसे ही है। वैसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो इसको। तो तुर्क, तुर्क गोरे लोग होते हैं, तुर्क लंबे नाक के लोग हैं, लंबा नाक है और पतला नाक है, तिकोना नाक है तुर्क लोगों का। और ध्यान दें, आंखें तिरछी तिरछी है तुर्की लोग, ठीक है, मध्य एशिया के लोग हैं। बाकी ये तीनों तो अफ्रीका के।
किस प्रजाति के लोगों का नासिका सूचकांक 85 से अधिक होता है? निग्रोइड का बेटा 90 से 100 के बीच होता है। ठीक है, तो निग्रोइड ही इसमें राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, इसमें निग्रो और ऑस्ट्रेलियाइड एबेसिडे में नहीं है, वरना इसका राइट आंसर क्या होता? निग्रो होता। और इसमें ये पूछ क्या रहा है? 85 से अधिक, कोई लिमिट नहीं, 85 से अधिक। तो 90 से 100 के बीच में किसका होता है? निग्रेटो का। 90 से 100 के बीच में किसका होता है? निग्रेटो का। हाँ, तो निग्रोइड इट मींस निग्रेटो। और अरे बेटा, चौड़ा नाक, चपटा नाक और मोटा नाक, इतना बड़ा रखा हुआ नाक, ठीक है, तो नासिका घातांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट रुक तो जाओ, क्वेश्चंस की क्यों बोछार कर रहे हो? पहले इतने सारे क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। चौड़ा और मोटा नाक, समझ जाना क्या कि 90 से 100 के बीच में है। क्लियर? और छोटा सा जो जबरदस्ती का रखा हुआ नाक है वो 50 से लेस देन है, तो 50 से कम किसका होता है? मंगोलियार्ड्स का होता है। आ गया समझ में? बोल तो जाओ। निग्रो का होता है 90 से 80 से 90, ठीक है, और फिर ध्यान दें 80 से 90 तो 70 से 80। क्लियर? तो ये ध्यान दें, सबसे ज्यादा किसको होता है? निग्रोइड का होता है। इसकी इंडेक्स मैंने आपको लिखवा रखी है ऑलरेडी पहले से। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सही बताओ। क्यों दक्षिणी पश्चिमी एशिया नहीं गया? चलो थैंक यू। राइट आंसर क्या है? हाँ, दक्षिणी पूर्वी एशिया। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? एशिया में। जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? उच्च दर, जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। सही है। भारत क्या इसी श्रेणी में आता है क्या? क्यों भारत में जन्म दर उच्च नहीं है क्या? क्या डेथ रेट डाउन नहीं क्या भारत में? मैंने तो इतना मतलब भारत इसमें आता कि नहीं आता, इसको देखो, देखिए पहले आता था, क्रॉस कर गया। वेरी गुड। ध्यान दें, अपने उच्चतर स्तर को प्राप्त करके और यहां जन्म दर जो है ग्रोथ रेट डाउन होने लग गई, अतः तीसरी श्रेणी में आता है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ती जाती, चाहे पॉइंटों में बढ़ रही हो, तो ये दूसरी श्रेणी में रहता। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, कौन सा आवासीय क्षेत्र नहीं है? मानसून प्रदेश। ठीक है, ली का मॉडल संबंध रखता है माइग्रेशन से, प्रवास से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवसन का अपकर्षण कारक है? नगर में रोजगार के अवसर। नगर में रोजगार के अवसर। माइग्रेशन यानी प्रवसन कि किस धारा में सर्वाधिक लोग माइग्रेट, प्रवसन करते हैं? तो नगर से नगर नहीं करते क्या? मैंने तो देखा गंगानगर से हनुमानगढ़ काफी लोग जाते हैं, आते हैं। ज्यादातर लोग गांव से नगर। गांव बेटा ए सही है, हैं? अगले चले 77। प्लीज एक मिनट आराम से, साइलेंट बिल्कुल। एक उदाहरण, बढ़िया वाला उदाहरण बता रहा हूं। सुबह 5:55 पे अजमेर के लिए ट्रेन जाती है। यहां से वह किशनगढ़ तक खाली जाती, फुलेरा तक सॉरी, और फुलेरा के बाद में पांव रखने की जगह नहीं है। कहां तक? अजमेर और किशनगढ़ तक। क्यों? क्योंकि धमार मजदूर और सब गांवों के कलेक्ट होकर उस ट्रेन में बैठते हैं और सारे जाते हैं। यानी ध्यान दें, वो जो सुबह जाती है, ठीक है, जो इंटर सिटी है अजमेर टू जयपुर, उसमें पांव रखने की जगह नहीं मिलती। और सुबह और शाम ये जो इंटरसिटी ट्रेनें चलती ना, ये गांव से नगर की ओर मजदूरों का माइग्रेशन करती है। आ गया समझ में?
अतः पहला राइट आंसर है। नगर से नगर में माइग्रेशन होने की कंडीशन, नगर से नगर में माइग्रेशन होने की कंडीशन 0% होती है। अगर आपको ध्यान दें प्लीज, जोधपुर में अच्छी नौकरी मिल जाए, फ्लैट बंगला गाड़ी सब मिल गई और शादी भी जोधपुर में हो गई, तो यहाँ जयपुर क्यों आओगे? जितनी सुविधाएं नगर में जोधपुर में, उतनी सुविधाएं कहाँ है? जयपुर में है। ऋतु प्रवास किस प्रकार का प्रवास है? सामयिक। जब एक देश से दूसरे देश की ओर उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीक दृष्टि से दक्ष लोग प्रवास करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? अपने यहां से आईटीआई किए हुए जब अमेरिका वगैरह जाते हैं, आईटीआई की, सॉरी आईआईटी वाले आईआईटी वाले क्लियर, ब्रेन ड्रेन क्लियर। तो राइट आंसर क्या है? सी। अगला 79, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंट रेल मार्ग, चलिए इसमें राइट आंसर है बी, बी बी, ठीक है, पेरिस से वारसा। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ये दक्षिणी अमेरिका में है और ब्यूनस आयर्स को सेंटियागो से जोड़ता है, वालप्रेजो से जोड़ता है। राइट आंसर इसमें क्या है? बी। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पर पश्चिम से पूर्व की ओर रेलवे स्टेशनों का सही क्रम होगा ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक, हाँ मानचित्र देखना बेटा, सही है। निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दिनों। हाँ तो यही तो रिपीट हुआ है। अच्छा, व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जल परिवहन मार्ग है? राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 1000% बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, राइन एंड यांगटी सिक्यांग, यांगटी सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दें, रसदार फलों की खेती कौन सी होती है? भूमध्य सागरीय, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, सही है। दुग्ध व डेयरी परंपरागत कृषि उत्पादन, नित्य वर्षावाही प्रदेशों में कौन सी होगी? दीर्घकालिक व्यापारिक कृषि। द में 4 आएगा, द में 4 और ए में 2, राइट आंसर है। दीर्घकालिक व्यापारिक कृषि नित्य वर्षावाही प्रदेशों में यानी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, और दीर्घकालिक व्यापारिक कृषि का मतलब क्या होता है? बागाती कृषि, ठीक है, चाय के बागान, ठीक है, कहवा के बागान, कॉफी के बागान। इसमें राइट आंसर ए। श्रेष्ठतम की अतिजीविता, हर्बर्ट स्पेंसर। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, डार्विन। पर्यावरणीय नियतिवाद, रेडजेल, और नियतिवाद हम्बोल्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें? ए। राइट आंसर क्या हुआ? ए। कब से प्रतिवर्ष यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रही है? 1990 से। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? ये पाकिस्तान के। और डॉक्टर अमर्त्य सेन ये कहाँ के? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक। निम्न सूचकांक मूल्य वाले देश की समस्या गुजर रहे, कौन सी समस्या से गुजर रहा है? सभी से। मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम, 3 आयाम होते हैं बेटा, 3 आयाम होते हैं, तो समझ लो 3 आयाम है तो 1/3। भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का एक नवीन अंकुर मानव भूगोल है। बोलो, ब्लास ने कहा है क्या? रेड जेल का सेंटेंस है ये, किसका है? रेड जेल का। ब्लास तो, ब्लास का नहीं है, रेड जेल का ही है बेटा।
भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का एक नवीन अंकुर मानव भूगोल है। किसका सेंटेंस है ये? रेडजेल का। रेवनस्टाइन ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ माइग्रेशन में अपक्षय दूरी का नियम कहता है भी बहुत अधिक लोग कम दूरी प्रवास को प्राथमिकता देते हैं। 90 में राइट आंसर है ए। 90 में राइट आंसर क्या है? ए। 91 मानव प्रवास सामाजिक वितरण एवं सांस्कृतिक एकता का उपकरण है। बोग का कथन है। किसका कथन है? बोग। बोग। कौन सा प्रवास का विकर्षण कारक नहीं है? स्वरोजगार। 93 जैतूनी रंग, लहरदार बाल, जबड़ा हल्का उभरा हुआ व्यक्ति कहलाते हैं। निग्रेटो। मंगोलियाड। ऑस्ट्रेलियाड। कौन से हैं? काकेसाइड। वेरी गुड। कौन से है? काकेसाइड। राइट आंसर क्या है? ए। जैतूनी रंग से पहचान गए थे। जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन है। हाँ 94 में राइट आंसर क्या है? बी। केवल 2, क्योंकि यहां जनजातियां नहीं रहती। यहां कौन रहते हैं? अपन लोग। ठीक है। हाँ सादा आदमी। वेरी गुड। सादा आदमी कौन से होते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन 95 गोंड लोग। अच्छा ये आ गया। गोंड लोग सही है। विवाह के कितने प्रकार चलते हैं? 8 प्रकार चलते हैं ना। और इसमें 8 प्रकार में कौन सा विवाह होता है? इसमें पेटू विवाह। तो 8 में से एक प्रकार है पेटू विवाह। भील लोग, दजिया व चिमाता कृषि, नागा मोरंग और टोडा नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु। पशुपालन भैंस पालक। क्लियर? भैंस पालक। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? है विश्व जनसंख्या के अक्षांशीय वितरण प्रारूप को देखें तो सत्य कथन है। इसमें बेटा एक ने दो सत्य आएंगे, लेकिन आपको इन दोनों में से बढ़िया को चुनना है। बढ़िया सी। सत्य कथन है। सत्य कथन है। अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधों में निवास करती है। किसने कहा शीतोष्ण में करती है? मानसूनी प्रदेशों में करती है। अगर ऐसा सोचे तो इंडोनेशिया भूमध्य रेखा पर है। एक मिनट बेटा रुको। विश्व जनसंख्या के अक्षांशीय वितरण प्रारूप को देखें तो सत्य कथन है। अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधों में निवास करती है। सही कैसे होगा? पहला ए कैसे सही हो जाएगा? अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधों में निवास करती है। अधिक कैसे करती है? शीतोष्ण कर्क रेखा से लेकर और आर्कटिक वृत्त के बीच में यही एरिया ना। इससे ज्यादा जनसंख्या तो नीचे कर्क रेखा से नीचे है। चीन का नीचे वाला पार्ट, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। किसने कहा 20 से 60 के बीच में? कैसे कैसे डिलीट करेंगे भाई? अधिकांश जनसंख्या मध्य पूर्व देशों की मानसूनी जलवायु प्रदेशों में निवास करती है। अब से को कैसे राइट माने भाई? देखो इसमें सी वाला सेंटेंस देखो। सी वाले में तो आगे फिर वो दे दिया क्या? अमेरिका और यूरोप। तो अपन मान ही नहीं सकते।
देखो ध्यान से सुनो, सर ने इसका आंसर बी लगाया है, सर ने इसका इसका आंसर बी लगाया है। हाँ क्या कह रहे थे? अरे बेटा मध्य पूर्व तो वो तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये मध्य पूर्व जो वर्ड है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्य मध्य मतलब एशिया। ठीक है, और मध्य से आगे चलेंगे तो सॉरी एशिया क्या, भारत, भारत बांग्लादेश, भारत से स्टार्ट हो गया ये मैटर। मध्य तो भारत, भारत के बाद में म्यांमार, बांग्लादेश, फिर आगे चलेंगे पूर्व के देश, तो पूर्व में लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिणी चीन, बैंकॉक, ये पूरी बेल्ट आ गई मध्य पूर्व। और चलो ठीक है, एक बात बताओ, ये मध्य पूर्व लिख रहा है तो ये पूरी ग्लोब के संदर्भ में लिख रहा है, तो ये ग्लोब का ये वाला पार्ट कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध का, पूर्वी गोलार्ध का ये ना भाई। आप ये कह रहे हो दक्षिणी पूर्व, तो दक्षिणी पूर्व तो एशिया का होता हो। राइट आंसर इसमें बी है, विश्व जनसंख्या वितरण के संदर्भ में सही होगा। देखो ध्यान से सुनो बेटा, 96 में कोई थोपा गया आंसर नहीं है ये, क्योंकि इसमें बड़े सावधानी से आप लोग भी एक बार और डिस्कस कर लेना। बी फिलहाल इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें द वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी को देखो आप, डी सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। डी भी सही है। क्यों क्यों डिलीट करें भाई, डिलीट क्यों करें? विश्व जनसंख्या के एक मिनट के अक्षांशीय वितरण प्रारूप को देखें तो सत्य कथन है, तो ध्यान दें इसमें चौथा भी लगभग लगभग सत्य आ रहा है। और सर के प्लीज एक मिनट पीछे पीछे, सर के और मेरे बीच में इस क्वेश्चन को लेकर कम से कम 2.5 घंटे तक डिबेट हुई है, और फिर मैंने इस क्वेश्चन को रात को 10 साढ़े 10 बजे दिनों जबरदस्ती रखवाया। मैंने कहा रखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को रखने का मतलब है आप लोगों को ध्यान दें, पूरी वापस पूरा का पूरा चित्र दिमाग में वापस फीड हो जाए। कुल मिला के इस क्वेश्चन में राइट आंसर बी है, बी के अलावा कोई राइट आंसर नहीं है। हालांकि इसमें द भी सही है, लेकिन द में ज्यादा जनसंख्या नहीं है। उस द के द भी सही है, बट द से ज्यादा जनसंख्या तो हिमालय और अन्य पहाड़ों पर, जो नीचे वाले अक्षांशों के पहाड़ है, वहां माइग्रेट होती है, वहां माइग्रेट होती है। अतः इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, विश्व जनसंख्या वितरण के संदर्भ में सही होगा। सामान्यतः कम क्षेत्रफल, अच्छा सही होगा, सभी सही है। चलो ठीक है, निम्न में से असलित है। अच्छा एक मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था कि टेप लाइन आपने यूएसए में बता दी, तो टेप लाइन नहीं बताई, वो बिग इंची है यूएसए में। और अगर मैंने गलती से बता दी है तो मैं ऑनलाइन वालों से सॉरी बोल रहा हूं। लिख के भेजा था एक बच्चे ने, बिग इंच पाइपलाइन यूएसए में ही है। कहा है? यूएसए में। और गैस का परिवहन करती है, टेक्सास की गैस का। कहां तक लेके जाती है? न्यूयॉर्क तक। टेपलाइन सऊदी अरब में है, और फारस की खाड़ी से लेकर कहां तक चलती है ये? भूमध्य सागर तक। एचबीजे भारत में है। अब एचबीजे क्या हो गई? एचवीजे हो गई है। और कोमेक्रॉन होना चाहिए, कोमेकन, सही है, कोमेकन पाइपलाइन। देखो ध्यान से, मेरा जहां तक मन कह रहा है कि इसमें आपसे सवाल चौथा वाला पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भारत रूस से पेट्रोल लेने लग गया ना। अब इसी पाइपलाइन से ध्यान दें, जर्मनी में प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है। और युद्ध होने के बाद में अमेरिका का दबाव था कि भारत रूस से पेट्रोल नहीं खरीदे, था ना, आज के 2 महीने पहले भयंकर बड़ा दबाव था। और ध्यान दें 2-3 महीने पहले, और भारत ने यही कहा था कि नाटो का सदस्य यानी जर्मनी रूस से सीधा गैस ले रहा है, उसको तो रोको। क्लियर? तो जर्मनी में ध्यान दें इससे गैस पहुंचाई जाती है, किसके द्वारा? कोमेकॉन। तो ये द वाला है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इस बार पूछा जा सकता है।
निम्न में से कौन सा भूगोलवेत्ता ब्लास का अनुयायी नहीं है? हाँ, आंसर तो बी है बेटा पहले वाले में। कौन सा भूगोलवेत्ता ब्लास का अनुयायी नहीं है? कौन सा नहीं है बेटा? कार्लो सावर। निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता ने प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानवीय कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया? फेब्रे। फेब्रे भी है इसमें, दूसरा आंसर कार्लो सावर भी है बेटा, याद रखना। हाँ, और अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ना 99, इसमें अगर ध्यान से सुनो, डिमांजिया को हटा दो आप और यहां लिख दो ग्रिफिथ टेलर, तो राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा, क्योंकि कार्लो सावर भी ब्लास का अनुगामी था। बट ये तो तीन फ्रांस के ही हैं, क्या करें अब इनका। तो ध्यान दें 99 में राइट आंसर क्या है? डी। और 100 में राइट आंसर क्या है? डी। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो डार्विन था। मानव वातावरण के संबंध में कौन सी विचारधारा मानी जाती है? नव प्रकृतिवादी। मानव भूगोल में अस्थायी पृथ्वी इसी सैंपल, ठीक है, चंचल इसी सैंपल, सॉरी, अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव, तो राइट आंसर क्या है? इसी सैंपल। 102 में नव प्रकृतिवादी। मानव वातावरण के संबंध में कौन सी विचारधारा मानी जाती है? आपने इट मीन्स ध्यान दें यूनिट टेस्ट नहीं देखे, अभी कल परसों यूनिट टेस्ट देखते, उसमें यही क्वेश्चन था। पहली बात है नवव्यवहारवाद है ही नहीं। नवव्यवहारवाद कहां से आ गया? फिर अगला देखो, नव प्रत्यक्षवाद कहां से आ गया? फिर नव क्षेत्रवाद कहां से आ गया? ये तो मजाक की तुम्हारे साथ, थोड़ा सा ध्यान रखो, नींद निकाल के जाना, नींद निकाल के जाना, तीन तो है ही नहीं। मानव अपने वातावरण की उपज है और प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां, तो मानव अपने वातावरण की उपज है। रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, बेटा इसको आंसर को सही करना। फ्रेडरिक रेडजेल, मानव, हाँ 104 में ए है। मानव एक महानगर के चौराहे पर मार्ग संचालक की भूमिका, ग्रिफिथ टेलर। 105। निम्न में से कौन सी पुस्तक एल्सवर्थ हंटिंगटन की नहीं है? भूमि व जीवन। यूनिट टेस्ट या पिछले टेस्ट में आई थी एक ये क्वेश्चन। मानव प्रजातियों की वितरण से संबंधित पेटी एवं सहस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन 1919। निम्न को सुमेलित कीजिए। क्या हुआ? लैंड एंड लाइफ बुक है बेटा, कार्लो साउर। अभी पिछले टेस्ट में तो आई है ये, थोट वाले में, और यही क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन। पीछे से आवाज आएगी धीरे से, नहीं। 1919 मानव प्रजातियों के वितरण से संबंधित पेटी या सहस्त्र। अगला क्वेश्चन, एस्किमो किसको पालते हैं? बेल को या शुतुरमुर्ग को? अच्छा, सील मछली को पालते हैं, अच्छा खाते हैं। मसाई लोग किसको पालते हैं? बेल को। और बुशमैन लोगों की जीवन रेखा किसे कहते हैं? शुतुरमुर्ग को। और बद्दू किसको पालते हैं? ऊंट व बकरी को। तो राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा वर्ग असुमेलित है? अर्थशास्त्र, सामरिक, भूगोल। ग्रिफिथ टेलर के स्ट्राटा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर क्या होगा? सभी सत्य है। गहराई की ओर, जमीन में नीचे, नीचे की ओर। चित्र देखो इसमें 112 वाला, 112 वाला चित्र देखो। 112 के चित्र में बेटा ध्यान से सुनो सभी विद्यार्थी, छोड़ो 110 को, 112, 112 में 7 नंबर, बेटा 110 में ही है अभी अपन। 112 में 7 नंबर लिखा है ना, वहां लिखो ये जमीन में सबसे गहरे हैं, तो ये ऊपर ही ऊपर एक आदमी खड़ा कर दो और ऊपर लिख दो धरातल, और ये जमीन की बात है गहराई की, तो 7 में कौन आएगा? निग्रेटो।
और 6 में लिखो निग्रो। लिखते चलो शॉर्ट में बिल्कुल बारीक बारीक, यानी जमीन में नीचे नीचे किसके अवशेष मिलेंगे? निग्रेटो के। फिर 6 नंबर में निग्रो, और 5 में क्या लिखेंगे बेटा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और 4 में क्या लिखेंगे? मेडिटेरियन। और अगले 5 में नॉर्डिक। और 2 में क्या लिखेंगे? अल्पाइन। और 1 में लिखोगे मंगोलियार्ड्स। तो जमीन पर कौन है? मंगोलियार्ड। और जमीन में सबसे गहराई पर कौन है? निग्रेटो। जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे है, और जो सबसे नया है वो सबसे ऊपर है। तो यही तो कह रहा है, गहराई की ओर स्तर जीवन में स्तर नवीन से प्राचीन प्रजाति समूह को प्रदर्शित करता है। यही तो बात ऊपर लिखी है पहली लाइन। बेटा पहली लाइन इसी चित्र को प्रेजेंट करती है। क्लियर? बोलो। दूसरा मंगोल 110 नंबर के सवाल में अपन, अच्छा तीसरे नंबर में, तो तीसरे नंबर में आई नॉर्डिक। नॉर्डिक, नॉर्डिक। नॉर्डिक, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी और इस भैया की और ये भैया, हम तीन हैं, हम तीनों की प्रजाति एक ही है, नॉर्डिक है। बस जलवायु के कारण रंग काला हो गया। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 सही बात है ये। मैं भी नॉर्डिक, आप भी नॉर्डिक। क्लाइमेट के कारण जीन्स थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं, बट जलवायु भी इफेक्ट करती है। तो ध्यान दें, 110 में राइट आंसर है ए, सभी सत्य है। अरे भाई वो असत्य पूछ रहा है, पूछा है, लेकिन यहाँ तो असत्य एक भी नहीं है, तो नीचे साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सभी सत्य है। मैंने क्या कहा था? नींद निकाल के जाना। मैं क्या कह रहा हूं, वो ऊपर कह रहा है कि कौन सा असत्य है, लेकिन नीचे ये थोड़े लिखा है सभी, वो तो आगे लिख रहा है सभी सत्य है। तो राइट आंसर तो ए हो गया। सही ना बेटा? क्या? हाँ, तो गहराई की ओर स्तर नवीन से प्राचीन प्रजाति समूह को प्रदर्शित करता है। जो जो नीचाई की ओर चलेंगे तब त्यो पुरानी प्रजातियां आती जाएगी। और सबसे नीचे गहराई में कौन सी आएगी? निग्रेटो। हाँ, हड्डियां, अस्थि पंजर जमीन में दफनाते हैं ना। तो भाई ग्रिफिथ टेलर ये कहता है कि जलवायु चेंज होती गई और मानव माइग्रेट होता गया। क्लियर? या फिर ध्यान दें, हिमयुग आए, क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, उसमें सिर्फ कयास ही लगाए जाते हैं और प्रमाण दिए जाते हैं। हिमयुग आए, अब हिमयुग आएगा तो आज से मतलब 15,000 या 20,000 या 30,000 साल पहले का कोई लोग दफन है, वो काफी गहराई में चला जाएगा। फिर उसके 10,000 साल बाद में कोई दफन हुआ, वो उसके बाद चला जाएगा। तो राइट आंसर इसमें ए है। प्रजाति शब्द किसका है? इटली का है। कहां का है? इटली का। 112 में राइट आंसर क्या आएगा? बी। 112 को देखो, 11 में ए, 113 में सी, 112 में बी। मैंने अभी भी लिखवाया था ना, चित्र देख के बताओ, सही है ना? और 113 में सी, कयाक होती छोटी नाव। 114 पशुचारण, पशुचारण कौन करते हैं? याकूत, बिल्कुल सही है, याकूत रेंडियर पालक है। 113 में सी, 114 में 100% है। निम्न वितरण आरेख में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा। वेरी गुड। तुरेग, मसाई और बुस्मेन, तुरेग, मसाई और बुस्मेन। दो नंबर बेटा कहां है? ये विक्टोरिया लेक है और मेरे हाथ से बनाई हुई लेक है। ठीक है? विक्टोरिया लेक का निर्माण इस मानचित्र में किसने किया है? मैंने किया है। मानव भूगोल के उपागम में क्षेत्रीय विविधता की
संकल्पना के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? हेटनर। ये क्वेश्चन आएगा 1000%, क्योंकि हर पेपर में आया है, क्योंकि हर पेपर में आया है। अब आ जाता है बेटा ध्यान से, 1859 ईस्वी में, तो ध्यान दें क्या हुआ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पुस्तक का प्रकाशन नहीं हुआ। ये कब हुआ था? 1897 में। ये पुस्तक कब आई थी? 1897। प्रजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? लीनियस ने वर्ण के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण किया, बिल्कुल सही है, बी इसमें राइट आंसर है। ग्रिफिथ टेलर, ध्यान दो, नासिका घातांक, क्या हुआ? इसका फोटो नहीं है? अच्छा, ये बोलना, मैंने कहा मेरा फोटो नहीं। क्लियर? ग्रिफिथ टेलर, तो ग्रिफिथ टेलर ने, ध्यान दें, नाक याद रखना, नाक, माथा और बाढ़, इन तीन के आधार पर। क्लियर? यानी नासिका घातांक, ठीक है, कपाल घातांक और प्लस बाल, इन तीनों के आधार पर दिया था। हेड एंड बालों की बनावट छोड़ो, ये इसमें ध्यान दें, ए और ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और ब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। किसमें? 118 में। ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, ए और ब। हाँ, एक तो टेलर तो 100% चांसेस है कि, क्योंकि क्वेश्चन हर बार इसमें से एक आया है। लीनियस का पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रारंभिक जो मान्य क्लासिफिकेशन है वो इसी ने दिया था, मान्य। क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल धारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जीवित व्यक्ति की कपाल धारिता का मापन संभव नहीं है। किया जा सकता है क्या? क्यों? उसमें क्या डाला जाता है? सरसों डाली जाती है। क्लियर? तो जीवित व्यक्ति की तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। दूसरा, नाटे, हाँ, एक और कथन सत्य है, नाटे कद वाली प्रजातियों की कपाल धारिता सही है, केवल एक आएगा। द द हाँ, द राइट आंसर, द। अगला 120वां, माइग्रेशन जोन थ्योरी में स्थानांतरण का कारण माना है। ये पहले भी आया हुआ सवाल है, यानी चारागाह सूख गए, ये किसने माना था? चारागाह सूख गए। एशिया का स्पंदन किसकी पुस्तक है? हंटिंगटन। तो हंटिंगटन क्या कह रहा है कि ध्यान दें, एशिया से लोग माइग्रेट क्यों हुए? मध्य एशिया से क्यों? क्योंकि वहां चारागाह सूख गए। क्लियर? और उसी समय ध्यान दें, ये जब थोट में आया था क्वेश्चन, तब मैंने ये बताया था कि 3 आदमियों को ध्यान में रखना, मैकेंडर को, हंटिंगटन को और ग्रिफिथ टेलर को। इन तीनों के विचार एक जैसे मिलेंगे आपको। तो ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? जलवायु, और वो भी यही कह रहा है, जलवायु, क्योंकि चारागाह सूख गए हैं। और ध्यान दें, मैकेंडर मैकेंडर क्या कहता था कि मध्य एशिया से जो ही आक्रमण हुए हैं बाहर की ओर, वो धन संपत्ति के लिए आक्रमण हुए हैं, क्योंकि वो ध्यान दें, एक विपरीत एरिया वाली मतलब प्रतिकूल जलवायु में निवास करने वाले लोग हैं जो मध्य एशिया में रहते हैं, और उन्होंने बाहर की ओर आक्रमण किया। तो इन तीनों को विचार एक जैसे ही है। किस किस के? एक बार वापस नाम बताना मेरे को। हंटिंगटन, मैकेंडर और ग्रिफिथ टेलर। तो इसमें राइट आंसर क्या है? बी। सांस्कृतिक भूगोल की व्याख्या को मानव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु माना है। कर दिया इसको तो, चलो वेरी गुड। पार्थिव एकता का मुख्य समर्थक है। चलो थैंक यू, धन्यवाद। परिवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कर लीजिए विचार। तो इसमें तीनों ही सही है।
1, 2 और 3। बिल्कुल सही है, तीनों सही है। और 1995 से गेट को विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया, सही है क्या? चलो, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं को अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। करता है, करता है। और ध्यान दो, यूनिट टेस्ट देखना, वहां नहीं करता था, उसमें से सिर्फ नई शब्द हटाया गया है, उसमें से नई शब्द हटाया गया है। यूनिट टेस्ट को देखना, इसको सिर्फ बेटा उस क्वेश्चन में से नई शब्द हटा के यहां दे दिया। कुल मिला के आपको यह देखना है कि उन क्वेश्चन से आपका तालमेल कैसा है। तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? यूएनडीपी करती है। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? HDR 131, ठीक है। HDR 2020 के अनुसार मानव विकास का स्तर किस देश का निम्न स्थान पर रहा? नाइजर का। कौन सा देश GDP, सॉरी GNHI यानी खुशी सूचकांक 125 में A, 126 में A, 127 में C और 128 में C और 129 में D और 130 में A। हाँ हाँ, कंफ्यूजन से पार पाओ दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या मेन मुख्य था? मैं यही तो कह रहा हूं, कंफ्यूजन से दूर रहो। जितना कंफ्यूज रहोगे दिक्कत बढ़ती जाएगी। चलिए, 131 C, 132 D, 133, हाँ D, वापस बोल रहा हूं मैं। 131 C, 132 D, 133 C, 134 D, 135 A, 136 D, 137 C, 138 B, 139 A, 140 C, 141 D, D, 141 D और 142 C, 142 C, 143 D, 144 B, 145 D, 144 सेकंड, 144 में B, ब, 145 में द, 146 में द, आसुबेल, 147 में B, 2 नंबर, और 148 में B और 149 में B और 150 में चारों सही है। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक और इनको पढ़ते रहना। धन्यवाद दोस्तों। ले भाई ले।